Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर कंटिन्यू है। बचा हुआ जो पोर्शन है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे एंजाइम्स, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, उससे रिलेटेड कल्चर और उसका क्लासिफिकेशन आपने डिस्कस कर लिया था। हेमेटाइटिक बेस पे भी क्लासिफिकेशन और लेंसिफाइड ग्रुप क्लासिफिकेशन भी देखा था आपने। नेक्स्ट क्या है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कौन से सिक्रेट करता है स्ट्रेप्टोकोकस? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी फाइब्रिनोलाइसिन। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्प्रेड टू द इन्फेक्शन बाय ब्रेकिंग डाउन फाइब्रिन बैरियर अराउंड द लीजन। यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, फैलाता है। कैसे कि जो लीजन है उसके चारों तरफ जो फाइब्रिन है यानी तंतु जो है उनको क्या कर देता है, उनके बीच उन फाइब्रिन्स को क्या है, ब्रेक डाउन कर देता है, किसके? लीजन के चारों तरफ। नेक्स्ट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज यानी स्ट्रेप्टोनोडोर्नेज। ठीक है, तो ये देखिए, ग्रुप ऑफ ए स्ट्रेप्टोकोकाई एलिब्रेट फॉर एंटीजेनिकली डिफरेंट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज या डीएनएज। यानी जो स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार के 4 डीएनएज एंजाइम सिक्रेट करते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज सिक्रेट करते हैं, ए बी सी एंड डी, आउट ऑफ विच बी इज द मोस्ट एंटीजेनिक इन मैन। और जिनमें से बी क्या है, सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक होता है ह्यूमंस के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो नेक्स्ट क्या है? निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लिएटेड यानी एनएडेज। तो एनएडेज एक्ट ऑन द कोएंजाइम एनएडी एंड लिबरेट निकोटिन एमाइड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। इट इज बिलीव्ड टू बी ल्यूकोटॉक्सिक। यानी एनएडेज क्या करता है कि एनएडी से निकोटिन एमाइड को लिबरेट कर देता है, अलग कर देता है, और ये क्या है, ल्यूकोटॉक्सिक है। क्योंकि एनएडीपी के मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाएंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी प्रॉपर ह्यूमंस के अंदर, इसीलिए। तो टोटल 3 एंजाइम यहाँ पे है। एक हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम और है। 4 एंजाइम सिक्रेट करता है स्ट्रेप्टोकोकस। और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस के एंजाइम कौन से हैं, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, और क्या है, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लिएटेज। और इनके काम क्या क्या हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हाई एल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये देखिए, इट ब्रेक डाउन हाई एल्यूरोनिक एसिड ऑफ द टिश्यू एंड हेल्प टू स्प्रेड ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल लीजन्स अलोन इंटर सेलुलर स्पेस। यानी क्या है, ये क्या करता है, हाई एल्यूरोनिक जो एसिड होता है, यानी फाइब्रिन्स के बीच में उनको अटैच करने वाला, आपने सुना हो टिश्यूज़ के बीच में उनको जो अटैच रखता है वो एसिड, उसको क्या कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है ये एंजाइम, जिससे क्या है, लीजन्स फैलने लगते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, यानी सेलुलर कैविटीज़ के अंदर। तो टोटल 4 प्रकार के एंजाइम हैं। नेक्स्ट देखिए, पैथोजेनेसिस। तो प्रोड्यूस पायोजेनिक इन्फेक्शन विद टेंडेंसी टू स्प्रेड लोकली। यानी प्रोड्यूस पायोजेनिक इन्फेक्शन, यानी पस से रिलेटेड इन्फेक्शन कोज करता है सुपरेटिव यानी स्किन्स के ऊपर। और इन्फेक्शन कैसे होते हैं? लोकली होते हैं, स्प्रेड नहीं होते। नेक्स्ट, नॉन स्प्रेटिव स्क्वेल ऑफ लोकल इन्फेक्शन इंक्लूड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड रूमेटिक फीवर। और नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन कौन से होते हैं, यानी पायोजेनिक इन्फेक्शन के साथ? तो क्या है, एक तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, और एक क्या है, रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट, पायोजेनिक इन्फेक्शन का एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सोरे थ्रोट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज। यानी सोरे थ्रोट यानी गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, या फिर और फेरेंजाइटिस यानी फेरिंग्स में सूजन आ जाती है, जो क्या है, सबसे कॉमन डिजीज़ है किसकी? स्ट्रेप्टोकोकल की।
या स्ट्रेप्टोकोकस की। नेक्स्ट क्या है, स्कारलेट फीवर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सोर थ्रोट एंड ए जनरलाइज एरिथ्रोमेटस रस, यानी स्कारलेट फीवर क्या होती है कि कोई डिजीज होती है तो उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सोर थ्रोट यानी जब किसी पर्सन में थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन हो और क्या है उसके साथ एरिथ्रोमेटस रस हो रहे हो, यानी स्किन के ऊपर क्या आरबीसीज के ब्रेकडाउन के कारण यानी निशान हो रहे हो, साइन हो रहे हो, या चकते दाग या धब्बे हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्कारलेट फीवर। तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि पायोजेनिक और नॉन सुपरेटिव दोनों प्रकार के इन्फेक्शन कोज करता है ये। पायोजेनिक इन्फेक्शन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिसमें सोरे थ्रोट है और स्कारलेट फीवर है। नेक्स्ट क्या है कि स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में क्या है, एक तो एरिसिपिल्स है और एक क्या है इम्पेटिगो, और क्या है उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इन्फेक्शन होता है जो पायोजेनिक इन्फेक्शन है, और अदर पायोजेनिक इन्फेक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन कौन से होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। तो एक तो एक्यूट रूमेटिक फीवर होती है, और दूसरा क्या है, एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस होता है। रूमेटिक फीवर जो है वो ऑफ्टन प्रोसीडेड बाय सोरे थ्रोट, यानी रूमेटिक फीवर कब होती है कि जब पेशेंट के अंदर सोरे थ्रोट के या गले में इन्फेक्शन हो। और वही एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बाय द स्किन इन्फेक्शन, या फिर क्या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो किसके अंदर, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो, या फिर स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो, तो क्या होती है रूमेटिक फीवर। सॉरी, स्किन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो क्या हो जाता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, और अगर सोरे थ्रोट यानी गले के अंदर इन्फेक्शन हो तो रूमेटिक फीवर हो जाती है। तो ये है पैथोजेनिक या पायोजेनिक और नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शंस। यानी पायोजेनिक का मतलब है स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, और नॉन सुपरेटिव का मतलब है स्किन से ना रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, लैब डायग्नोसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस सभी बैक्टीरियाज की। तो लैब डायग्नोसिस में देखिए, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट सुप्रेशन इन्फेक्शन इज मेड बाय कल्चर, while in the non-suppurative complication diagnosis is mainly based on demonstration of antibodies। यानी जो एक्यूट सुप्रेशन जो है स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस है या पायोजेनिक जो इन्फेक्शन है उनको अपन कल्चर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन है जैसे एक्यूट रूमेटिक फीवर या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इनको अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए, उसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शंस के लिए उनको कैसे डायग्नोज करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले स्पेसिमेन क्या क्या चीज़ के लिए, एक तो ब्लड चाहिए, या ब्लड का सैंपल हो सकता है, पस का सैंपल हो सकता है, स्वैब हो सकता है, या फिर CSF हो सकता है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में देखिए कि सैंपल शुड बी कलेक्ट इन ए स्ट्राइल कंटेनर अंडर ऑल एसेप्टिक कंडीशंस एज सुन एज पॉसिबल स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्ट टू द लैब। यानी जो सैंपल कलेक्शन है, सैंपल को आप किस में कलेक्ट करोगे, स्ट्राइल कंटेनर में, यानी जिसके अंदर पहले से कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट ना हो। और इस सैंपल कलेक्शन सभी एसेप्टिक यानी अनुकूल परिस्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और सैंपल को जितना जल्दी हो उसके ट्रांसपोर्ट कर देना है लैब के अंदर।
तो लैब डायग्नोसिस में स्ट्रेप्टोकोकस की डायग्नोसिस दो तरीके से की जा सकती है, एक तो कल्चर के द्वारा और एक क्या है एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके। कल्चर वैसे आपने पूरा पढ़ लिया है पीछे के लेक्चर में अच्छे तरीके से, आज के लेक्चर में एक बार और देख लीजिएगा और नोट्स के अंदर दोनों बार अच्छे तरीके से लिखना है। लैब डायग्नोसिस के अंदर भी लिखना है और शुरू के अंदर भी कल्चर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन से हैं। तो पाइक ट्रांसपोर्ट मीडियम को काम में लेते हैं जिसके अंदर ब्लड एगार प्रेजेंट होता है। ब्लड एगार के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल वॉयलेट। नेक्स्ट क्या है, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग का मतलब है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं अपन, कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं जो कैसे प्रेजेंट रहते हैं, चैन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और सर्कुलर यानी गोल होते हैं। So smear examination is important in specimen such as pus and CSF. No value for resistant flora such as infection of throat and genital. यानी स्मीयर एग्जामिनेशन किसके अंदर इंपॉर्टेंट रहती है, किसके अंदर महत्वपूर्ण रखती है, कि पेशेंट स्किन से कोई सैंपल लिया गया यानी पस का, या सीएसएफ का ब्रेन से कोई सैंपल लिया गया उस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, तो उनके लिए क्या है स्मीयर एग्जामिनेशन कंपल्सरी है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, और उनकी वैल्यू भी होती है इसकी। ठीक है, जबकि अगर कोई रेजिस्टेंट फ्लोरा से आपने सैंपल लिया है जैसे थ्रोट यानी गले से या जेनाइटल एरिया से, तो वहाँ पे अदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके अंदर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की कोई वैल्यू नहीं रहती। नेक्स्ट देखिए, कल्चर रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, यानी कल्चर की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है। तो ये तो आपने पढ़ा ही था कल कि स्पेशल रिक्वायरमेंट में देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स रिक्वायर एनरिच्ड मीडिया फॉर द ग्रोथ एंड रेडियली ग्रोस इन मीडियम कंटेनिंग ब्लड सीरम शुगर। कॉमनली ब्लड एगार मीडियम इज यूज टू फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स को ग्रोथ करने के लिए, उनको कल्चर करवाने के लिए, उनका इन्फेक्शन चेक करने के लिए किसी पेशेंट के अंदर एनरिच्ड मीडिया को काम में लेते हैं, जिनके अंदर ब्लड सीरम और शुगर प्रेजेंट रहता है, और मोस्टली ब्लड एगार को काम में लेते हैं लैब के अंदर। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 7.4 टू 7.6। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज ए एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया। यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, और फैकल्टेटिव एंड एरोबिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर सकता है। तो कल्चर तो सेम ही रहता है, जो आपने पहले डिस्कस किया था वही पूरा का पूरा दोबारा लिखना है लैब डायग्नोसिस के अंदर। आपको अलग अलग बैक्टीरिया की सिलेक्टिव जो मीडिया है, कल्चर मीडियम और जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है जनरल बैक्टीरियोलॉजी से प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, या फिर वो डिजीज़ कौन सी कोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर वेरियस कल्चर मीडिया यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इन द लेबोरेटरी एंड मोस्ट कॉमनली द ब्लड एगार एंड पीएनएफ मीडियम इज यूज्ड। द मीडिया आर एज फॉलो। यानी अलग अलग प्रकार के मीडियाज़ को काम में लेते हैं अपन स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए लैब के अंदर। मोस्टली ब्लड एगार और पीएनएफ एगार को अपन काम में लेते हैं, या पीएनएफ मीडियम को काम में लेते हैं। और कौन से मीडियम है, तो न्यूट्रिएंट एगार मीडियम हो गया, या सी ब्लड एगार मीडियम हो गया,
क्रिस्टल वॉयलेट आपको पता ही सिलेक्टिव मीडियम है। या फिर द लिक्विड मीडियम देखें तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ मीडिया हो गया, टीएसबी मीडिया हो गया, या पेप्टोन वाटर हो गया। तो ये सारे मीडियाज अपन क्या है स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रोथ करवा के या किसी पेशेंट के अंदर उसका इन्फेक्शन चेक करने के लिए काम में लेते हैं लैब के अंदर। मोस्टली कौन सा काम में लेते हैं? ब्लड एगार। और सिलेक्टिव मीडियम क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट और ब्लड एगार मीडियम। यानी ब्लड एगार के अंदर किसको मिक्स किया गया है? क्रिस्टल वॉयलेट को। नेक्स्ट क्या है? कॉलोनीज। तो पूरी रात या ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनीज कैसी होती हैं? तो ब्लड एगार के ऊपर कैसी होती है? स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी पिन पॉइंटेड यानी पिन जैसी स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर यानी गोल होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी उनके आर पार देख सकते हैं, और लो कॉन्वेक्स होती है। नेक्स्ट, बीटा हिमोलाइसिस प्रोड्यूस अराउंड द कॉलोनीज। और कॉलोनीज के चारों तरफ क्या दिखाई देती है आपको? बीटा हिमोलाइसिस दिखाई देती है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव मीडियम देखिए कि क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड एगार कंटेनिंग 1:50,000, यानी ब्लड एगार के अंदर क्या क्रिस्टल वॉयलेट कितना प्रेजेंट होता है? 1:15,000। ठीक है। और कॉलोनीज जो है वो किसके सिमिलर रहती हैं? यहाँ भी ब्लड एगार के सिमिलर, बस यहाँ हिमोलाइसिस नहीं दिखाई देगी आपको। बैक्टीरियोलॉजी को याद करने के लिए आप दो बैक्टीरिया का कंपैरिजन करके देखिए, जिससे क्या है आपको पढ़ने में इजी रहेगा, आसानी होगी। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है, स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है, तो जिससे क्या है आपको इजीली याद हो जाएंगे। और मोस्टली प्रत्येक बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी और उसकी जो कल्चर है वो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन लैब डायग्नोसिस से ही आता है 20 नंबर का। नेक्स्ट देखिए कि लिक्विड मीडिया या ग्लूकोज ब्रोथ के ऊपर कैसी कॉलोनीज होती हैं? तो ग्रेनुलर टर्बिडिटी होती है, पाउडरी डिपॉजिट होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कैटलेज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी स्ट्रेप्टोकोकस के अलग अलग बैक्टीरियाज के जो ग्रुप हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ग्रुप ए के अंदर क्या होता है कि मोर सेंसिटिव टू बेसिट्रेशन, यानी ग्रुप ए जो है वो बेसिट्रेशन के लिए क्या है? ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप बी जो है वो कैसे होते हैं? आइडेंटिफाई बाय द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी इनको आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं अपन किसके द्वारा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के द्वारा। नेक्स्ट ग्रुप डी, तो आइसोलेटेड बाय परफॉर्मिंग हीट रेजिस्टेंट टेस्ट, क्योंकि ये हीट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, तो हीट रेजिस्टेंट टेस्ट परफॉर्म करके अपन ग्रुप डी को अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा अपन अलग अलग बैक्टीरियाज को, यानी उनके अलग अलग ग्रुप जो डिवाइड किए गए थे ग्रिफिथ के द्वारा, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ग्रुप ए ही है, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, जो क्या है बेसिट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, जो बेसिट्रेशन के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में थोड़ा डिफरेंस है कल के कंपैरिजन में, कल के लेक्चर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्या है? नॉन सुपरेटिव जो डिजीज थी उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं अपन?
या कॉम्प्लिकेशन रूटीन टेस्ट क्या है उनके लिए, एएसओ। आपने एएसओ का नाम सुना होगा, एएसओ सीआरपी। तो ये क्या है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का है, ओ है यानी एएसओ का मतलब। और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या है, टॉक्सिन है, इमोलाइसिन एक, ठीक है। तो एएसओ टाइट्रेशन यानी उसकी क्वांटिटी, एएसओ टाइटर इज यूजुअली फाउंड इन हाई लेवल इन रियोमेटिक फीवर, यानी जब किसी पेशेंट में रियोमेटिक फीवर होती है, उसमें जॉइंट्स के अंदर पेन होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे क्या है कि एएसओ की जो क्वांटिटी है वो आपको बढ़ी हुई मिलती है। बट इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइटर टेंड टू बी लो। और जब अगर किसी पेशेंट में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज है तो एएसओ का जो टाइटर है, क्वांटिटी है, वो कैसी हो जाती है, लो यानी कम हो जाती है। देयर फॉर एंटी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बी एस्टिमेशन इज मोर रिलायबल। तो तब क्या करते हैं कि अपन रियोमेटिक फीवर या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डिटेक्ट करने के लिए अपन एंटी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बी को एस्टिमेट करते हैं, जो क्या है, मोर रिलायबल है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, नॉन स्प्रेडिव डिजीज के द्वारा इन्फेक्शन चेक करने के लिए। तो रियोमेटिक फीवर होगी अगर, तो उसके लिए तो एएसओ, और अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस के अंदर बी जो पार्ट था, यानी बी जो एंजाइम था जो ज़्यादा सेंसिटिव था, उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी जो मोर एंटीजेनिक था ह्यूमंस के अंदर। तो आपके दो बैक्टीरियाज कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, और ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के एंजाइम्स, इनकी पैथोजेनेसिस, इनकी लैब डायग्नोसिस, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे चार्ट बना सकते हैं आप अलग अलग बैक्टीरिया का। इन दोनों को कंपैरिजन करके एक शॉर्ट थ्योरी में स्टेप वाइज क्या है, चार्ट प्रिपेयर करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, तो कॉर्नी बैक्टीरियम के ऊपर रहेगा, यानी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, और वो कैसी डिजीज़ कोज करता है। थैंक्स टू ऑल।